हाँ, क्या बोल रहा हूं कि सल्फाइड ओर है, उसको हम हीट देंगे तो ऑक्साइड ओर बनेगा, और उसको वापस हीट देंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। नाउ जो सल्फाइड ओर होता है उसको सिन्नेबार भी बोलते हैं, सिन्नाबार। ओके, दैट इज HgS, सल्फाइड का ओर HgS, उसको क्या बोलते हैं, सिन्नेबार। तो कहीं पे सिन्नाबार ऐसे लिखा हुआ हो तो ये मत समझना ये क्या है, वो सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर मतलब सल्फर के साथ से मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है। ओके, HgS, उसको सिन्नाबार बोलते हैं। तो देखो सिन्नाबार प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट देंगे हम। सो हीट दिया मतलब कंबशन किया, गर्म कर रहे हैं हम उसको, तो ऑक्साइड बन गया HgO प्लस SO2। ओके, देन ये जो HgO है उसको फिर से गर्म किया तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज हो गया O2, और हमें हमारा मेटल मर्क्यूरी Hg मिल गया। ओके, सारे सल्फाइड ओर को सिन्नाबार नहीं बोला जाता, HgS को सिन्नाबार बोला जाता है। ओके, ये समझ में आया क्या किया हमने। HgS पकड़ो ना, HgS है सल्फाइड ओर है। सल्फाइड किसका, मेटल के साथ सल्फर रिएक्टेड है तो सल्फाइड का ओर हो गया। सपोज NaS है तो सोडियम सल्फाइड। ओके, लाइक दैट, कुछ भी सल्फाइड का ओर है। सोडियम के साथ हमने अभी क्या लिया है, मर्क्यूरी के साथ, तो मर्क्यूरी के साथ सल्फाइड है, दैट इज HgS। उसको हम हीट देंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट देंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट दिया मतलब उसको गर्म किया, कंबशन किया। ओके, कोई चीज है उसको तुम जला रहे हो तो भाई पेपर होगा तो जल जाएगा, वुड होगा तो जल जाएगा। भाई ये तो मेटल है तो वो तो गर्म होगा। ओके, तो ये गर्म हो रहा है तो HgS था, गर्म होके क्या हो गया HgO, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था इसलिए HgO, और ये ऑक्सीजन S के साथ भी जुड़े आएगा तो SO2। अब ये जो HgO है उसको फिर से गर्म किया। ओके, तो फिर से गर्म किया तो थोड़ा ऑक्सीजन लिया, एक ऑक्सीजन है वो दोनों मिल गए, O2 बन गया, वो बाहर निकल गए और रह गया क्या, Hg। डन। ओके, दूसरा ही सेम एग्जांपल। ओके, सो कॉपर सल्फाइड है, दैट इज कॉपर का सल्फाइड ओर है। सेम वे में O2 हीट दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे, Cu2O प्लस SO2। अगेन ये जो Cu2O है उसको हम वापस हीट देंगे तो बन जाएगा Cu एंड SO2। ये SO2 कब बनेगा, जब तुम Cu2S फिर से यहाँ पहला वाला लोगे तब। ओके, अदरवाइज यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो, Cu2S प्लस O2 दैट विल गिव हीट, दैट विल गिव यू Cu2O प्लस SO2। अब ये जो Cu2O है उसको तुम हीट दोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉपर एंड ऑक्सीजन, जो पहले लिखा उसके जैसा सेम लिख सकते हो। लेकिन तुम्हें SO2 चाहिए। ओके, तो यहाँ तो SO2 मिला, फिर भी अगर तुम्हें SO2 चाहिए एंड ये जो पहला वाला Cu2S है खत्म हो गया हो तो बात ही नहीं है। मतलब ऐसा समझो मेरे पास 100 kg Cu2S है, 100 kg। अब मैं 100 का 100 kg ही हीट कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सपोज 50 kg Cu2S मैंने किया तो 50 kg Cu2S में से बन गया Cu2O एंड SO2। अब ये जो बना है Cu2O वो, और ये पहले वाला Cu2S था वो वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो अगर वापस हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा और हमें हमारा कॉपर मिल जाएगा। समझ में आया। पूरा 100 करने की बजाय ऐसे स्टेप वाइज करेंगे, हो क्या फायदा हुआ इसमें, जस्ट गिव थोड़ा सोचो क्या फायदा हुआ। फिर से Cu2S मतलब एक ही झटके में पूरा गर्म कर दो या फिर थोड़ा पार्टीशन में गर्म करो, तो क्या फायदा हुआ यहाँ पर। इसमें डायरेक्ट Cu मिला, उसमें मतलब CO मिला। उसमें Cu, हाँ तो वो तो करना ही है। देखो ये कहां से आएगा, यहीं से आएगा। विदाउट दिस प्रोसेस ये प्रोसेस होगी ही नहीं, क्योंकि Cu2O तो चाहिए तुम्हें, तो Cu2O तो है ही, Cu2O तो लाना ही है, तो पहली प्रोसेस तो करनी ही है। लेकिन पहली प्रोसेस में ही पूरा खत्म कर देते हैं हम इसके जैसे कि भाई ये पूरा ले लिया, HgO मिला, फिर Cu2O को हीट दे दो तो Cu और O2 मिल जाएगा। ओके, so when you need extra SO2 and you have extra Cu2S, उसका कंजम्पशन करने के लिए हम सेकेंड स्टेप में Cu2S को फिर से लेते हैं। अदरवाइज जैसा तुमने Hg के लिए लिखा सेम Cu के लिए लिख सकते हो, करेक्ट ही है, मार्क्स फुल मिलेंगे। डन, समझ में आया, पक्का। ओके, सो Cu2O प्लस Cu2S
अगेन हीट देंगे, सो कॉपर मिल जाएगा एंड SO2। अगर यहाँ पर तुमने Cu2S नहीं लिया होता और हीट देते तो कॉपर तो मिलता, लेकिन मिलता क्या, ऑक्सीजन, SO2 नहीं मिलता, क्योंकि S कहाँ से आएगा, S तो तुमने ये लिया इसलिए आया। डन, ओके। फैन बंद कर दो ये, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ओके, अब देखो थर्ड, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हमने लो रिएक्टिव मेटल देखे, मतलब कौन, Q, Hg, Ag, Au। तो Q मतलब Cu और Hg, ओके, कितने नीचे है वो, तो लो रिएक्टिव है। अब हम मॉडरेटली, नीचे ये बंद कर दिया तो वो ज्यादा होने लगा। मॉडरेटली की बात करते हैं, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में जनरली क्या होता है, हमें डायरेक्ट मेटल्स यहाँ पर भी मिलने वाला नहीं है, तो वही मिलेगा क्या, हीट करो तो मिलेगा ऑक्साइड्स, फिर से हीट करो तो क्या मिलेगा, मेटल। मेथड वही है लेकिन वर्डिंग अलग अलग है। सो कर दो तो फैन, फैन बंद किया तो ऐसा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, AC बंद कर दे। रहने दो खुशी, नहीं बंद कर दिया। सर लाइट बंद कर दे। ऐसा हो जाता है। क्या पता सर यही सबसे ज्यादा बिजली दे रहा हो। कौन, लेकिन बल्ब अलग कनेक्शन है, ये तो एक कनेक्शन है, एसी और बोर्ड। उसके लिए 5 एम्पियर करंट चाहिए, ये दोनों के लिए 15 एम्पियर करंट चाहिए, और 15 एम्पियर उसको और 15 एम्पियर इसको, वैसे लाइन देनी होती है। तो हमने 15 एम्पियर एक में से ही दोनों दे दिए, वहां 15 एम्पियर आया वहां से, फिर यहीं से दूसरी लाइन यहाँ दी हुई है। क्यों, क्योंकि वहां से लेने में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी ये जो दिख रहा है वैसे वहां से दिखता, so we thought कि यहाँ से ले ले, बट सर तो ये जितने कंज्यूम करता है उतना AC भी कंज्यूम करता है। नहीं नहीं उतना कंज्यूम नहीं करेगा, वो वाट पे होगा कि कितना, लेकिन इनपुट सेम देना पड़ेगा। 50। सर करंट कांस्टेंट वो लोग कांस्टेंट रखने के लिए हमारा सब सोर्सेस चेंज कर देते हैं। चलो, सो ये जो पहले हमारे पास कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है, सो जो कार्बोनेट, देखो याद रखने की टेक्निक, कार्बोनेट का C और कैल्सिनेशन का C, तो ये जो हीट दे रहे हैं ना हम, उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। एक्सचेंज ना हो जाए, कार्बोनेट ओर का तुम रोस्टिंग नहीं कर दो, ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन नाम अलग अलग है, कर रहे हो तुम वही हीटिंग, हीटिंग ही कर रहे हो, जैसे अभी हीट किया, हीटिंग ही कर रहे हो। सो कैल्सिनेशन, उससे मिलेगा ऑक्साइड ओर, अगेन रिडक्शन, रिडक्शन करोगे तुम, ओके, किस चीज का, ऑक्साइड ओर मिला तो ऑक्सीजन को निकाल दो, ऑक्साइड ओर यहाँ पे मिला HgO, उसमें से भी ऑक्साइड निकाल दो, ओके, तो ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो रिडक्शन प्रोसेस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मेटल। So it is easier to obtain a metal from its oxides as compared to its sulfides and carbonates. So direct कार्बोनेट से मेटल और डायरेक्ट सल्फाइड से मेटल हो तो सकती है, बट इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर, प्रेशर, वो कंडीशन प्रोड्यूस करना टफ हो जाता है, तो इससे अच्छा है उसका ऑक्साइड बना दो और फिर ऑक्साइड में से क्या कर दो, डायरेक्टली मेटल ले लो, ओके। इसीलिए लिखा हुआ है इट इज इजियर, मतलब कि ओर में से ऑक्साइड बनाना इजियर है और ऑक्साइड में से फिर मेटल एक्सट्रैक्ट करना भी इजियर है। लेकिन टफ क्या है, क्रिटिकल, ऐसा नहीं हो सकता है, बट रिक्वायर्ड प्रेशर, टेम्परेचर, सारी कंडीशंस चाहिए, ओके। सो डायरेक्टली तुम्हारा सल्फाइड ओर में से क्या बन जाएगा, मेटल, और डायरेक्टली ऑक्साइड ओर में से क्या आ जाएगा, मेटल। बट
उससे भी इजी जो प्रोसेस है हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। सो कार्बोनेट ओर को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। एंड सल्फाइड ओर को हीट करोगे दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। यस, ओके, चलो। हाँ, तो क्या देखा हमने लास्ट स्लाइड में? सर वो पहले का एक्सटेंशन ऑफ मैटर। हाँ, वो ये इस टॉपिक के बात करेंगे। बोलो। मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग्स। ओके, उसके बाद फिर हमने कहा ओर्स, फिर उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। हाँ, तो जो ओर्स है तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब क्या, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब? डस्ट एंड प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ गैंग। ऑफ रिमूवल गैंग। ओके, यस, इम्प्योरिटीज, रिमूवल इम्प्योरिटीज और गैंग को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अच्छा, वो कर दिया, अब तुम्हारे पास ओर है विदाउट इम्प्योरिटी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। सो ओर में से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किया? हीट करके। दैट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी, हीट करके किया। सो कैसे, कौन सा एग्जांपल लिए? HGS। HGS को दूसरा नाम? ओके, सो उसको क्या करेंगे फिर? उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? HGO plus SO। HGO प्लस SO2। फिर उसको आपस हीट करेंगे। किसको? HGO। HGO को, तो क्या मिलेगा? HG Hg प्लस O2। यस, दूसरा कोई एग्जांपल? Cu। Cu पहले क्या है? Cu2S। Cu2S। हाँ, Cu2S। उसको हीट करेंगे हम्म। तो Cu प्लस SO2 मिलेगा। Cu2O प्लस SO2। हाँ, फिर वापस Cu को लेके Cu2O को लेकर Cu2O को लेके हाँ। फिर वापस Cu2S 2S लिया तो क्या बना? CuO नहीं, अब Cu, अब मिल गया Cu प्लस SO2। डन। ओके, फिर ये तो थी लोअर लीस्ट रिएक्टिव तो फ्री मिल रहे हैं, लोअर रिएक्टिविटी ये वाले थे। हाँ। अब मॉडरेटली रिएक्टिव में के लिए कैल्शियम मतलब वो अब हम देखेंगे। मॉडरेटली कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स और कैल्शियम। ओके, सो दैट इज डायरेक्टली टफ हो जाता है, इजियर हो जाता है ऑक्साइड में से। सो क्या कार्बोनेट और का व्हाट इज कैल्सिनेशन? कार्बोनेट और की हीटिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ओके, मेजरली इसका डिफरेंस पूछा जाता है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सो पहले वही देख लेते हैं। Calcination and roasting, so conversion of carbonate ore to oxide ore। तो कार्बोनेट ओर का ऑक्साइड ओर में कन्वर्जन हो रहा हो तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे, एंड कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर का ऑक्साइड ओर में कन्वर्जन हो रहा हो तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे। कैसे हो रहा है? बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड एयर। किसमें? लिमिटेड एयर में हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई इनफ अमाउंट में हम नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड। एंड यहाँ पर भी हीटिंग कर रहे हैं बट प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, फुल एयर हम दे रहे हैं। क्यों? यहाँ भी याद रखने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है हमें, कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर में से कार्बोनेट ओर है, उसका हम कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड ओर। ओके, लेकिन कार्बोनेट ओर में कार्बन तो होगा, कार्बोनेट ओर में कार्बन तो होगा ना, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो C तो है ना अंदर, तो कार्बन है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो वी वांट कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम बने, हम ऐसा चाहते हैं। तो क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ये जो कार्बन कब कम बनेगा? जब तुम कम ऑक्सीजन दोगे तब। सो दैट्स व्हाई से लेस और से लिमिटेड एयर। ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल रीजन 100% ये नहीं है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जितना कम हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ना उतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हमें तो वो भी नहीं चाहिए। ओके, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, वी डोंट वांट मोर CO2, दैट्स व्हाई लिमिटेड एयर, याद रखने के लिए। हाँ बोलो। सर कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन यस बाय हीटिंग हाँ चलो देन उसका एग्जांपल तो ZnCO3 नाम जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट हीटिंग किया कैल्सिनेशन जिंक ऑक्साइड एंड CO2 ZnS नाम जिंक सल्फेट सल्फेट नहीं सल्फेट तो SO4 जिंक सल्फाइड ओके सल्फेट सल्फाइड सल्फाइट वो सब हमने थोड़ा बहुत 9th में देखा था डिटेल्ड में और डिटेल्ड में 11th में आएगा अदरवाइज सल्फेट होता है पीछे 4 लगता है हाँ, SO4 लगता है ओके तो सल्फेट सल्फाइड सल्फाइट ओके वो सब डिटेल 9th में था और डिटेल में 11 में आएगा अभी ये क्या है जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन हीट जिंक ऑक्साइड एंड SO2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन था लेकिन लिमिटेड था इसलिए हमने लिखा नहीं तुम लिखोगे तो गलत नहीं होगा देना तो पड़ेगा ही विदाउट ऑक्सीजन नहीं करने वाला ओके तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखोगे तो गलत होगा नहीं बट जस्ट टू शो कि यहाँ पे कम दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सेस में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डन सो ये हमारा 3 मार्क और 3 मार्क के 3 पॉइंट दैट्स इट ओके समझ में आ गया कार्बोनेट ओर को हीटिंग कर रहे हैं और ऑक्साइड ओर मिल रहा है दैट इज कैल्सिनेशन सल्फाइड ओर है हीटिंग कर रहे हैं और हमें सल्फाइड का ओर मिल रहा है दैट इज रोस्टिंग ये लिमिटेड एयर में किया जाता है और रोस्टिंग एक्सेस ऑफ एयर में किया जाता है इसका एग्जांपल दे दो दोनों जिंक का दे दो जिंक कार्बोनेट और वहां पे जिंक सल्फाइड ओके यहाँ पे CO2 बनेगा यहाँ पे SO2 बनेगा और हमारा मेटल तो मिलेगा ही जिंक ओके डन ओके जिंक ऑक्साइड चलो नाउ हमने अभी प्रोसेस देखी कि कार्बोनेट ओर में से कैल्सिनेशन और अब आ गए हम ऑक्साइड ओर में सल्फाइड ओर रोस्टिंग और अब आ गए हम ऑक्साइड ओर में तो ऑक्साइड ओर में से मेटल अभी बताया था क्या करना पड़ेगा रिडक्शन करना पड़ेगा मतलब जो ऑक्साइड मिला है अभी जैसे ZnO मिला दोनों केस में तो O भी निकालना ही ना पड़ेगा ना तब जाके Zn मिलेगा ना हमें तो अब हम क्या करने वाले हैं रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिडक्शन कभी पढ़ा था हमने ओके हम सो चलो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल सो पहली कार्बन से करते हैं कार्बन से ओके कार्बन अच्छा रिडक्शन कर देता है दैट्स व्हाई लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का अच्छे से रिडक्शन कर देता है खुद का ऑक्सीडेशन कर देता है इसलिए CO2 बना देता है इजीली तो सामने वाले का क्या अच्छे से रिडक्शन कर देगा मतलब उसके पास जो ऑक्सीजन है वो लेके खुद के साथ कनेक्ट कर देगा सो वी कैन से दैट कार्बन इज वेरी 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 हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है किसको कार्बन को किसके टुवर्ड्स में ऑक्सीजन के टुवर्ड्स में दूसरे के पास ऑक्सीजन होगा वो भी छीन के अपने पास ले लेगा लाइक दैट ओके लेकिन कार्बन के भी पापा आने वाले हैं नीचे कि कार्बन भी कुछ नहीं कर पाएगा अभी हम यहाँ देखते हैं ओके चलो सो जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन सो मिल गया हमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया और यहाँ पे आ गया जिंक डन ओके दूसरी वे बाय मोर रिएक्टिव मेटल तो अब हम अगेन कभी पढ़ा था हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी भी पढ़ा था और कभी भी पढ़ा था ओके सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसके साथ रिएक्शन करवा दो जैसे कि अभी तुम्हारे पास ZnO था तो उसकी रिएक्शन तुम मोर रिएक्टर से करवा दो कौन से किससे करवाओगे पोटेशियम से करवा दिया ओके ठीक है उससे ज्यादा कोई भी होना चाहिए सो कानो कार मांगे अल्ट्रा जेन तो उससे पहले तो कानो कार मांगे अल्ट्रा भी है एल्यूमिनियम भी है फरारी भी है ओके सो Fe है एल्यूमिनियम है कितना सब कुछ है तो उनसे ZnO प्लस एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम Al2O3 एंड Zn अलग हो गया समझ में आ गया ओके तो वो हम कर सकते हैं मोर रिएक्टिव से डिस्प्लेस करवा सकते हैं तो यहाँ पे Fe लिया हुआ है सो Fe का ऑक्साइड है ये कहां से आया Fe का कार्बोनेट और था आयन कार्बोनेट था आयन कार्बोनेट का कैल्सिनेशन किया तब जाके मिला आयन ऑक्साइड और से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डन अब आयन से ज्यादा एल्यूमिनियम कानो कार मांगे अल्ट्रा उसके बाद जेन फरारी कानो कार मांगे अल्ट्रा जेन फरारी सो फरारी तो नीचे है उससे ऊपर अल्ट्रा है और जेन ओके सो Al ऊपर है एल्यूमिनियम तो मोर रिएक्टिव कौन है एल्यूमिनियम मतलब ये मोर रिएक्टिव मतलब वो ज्यादा
रिएक्टिव है किसके साथ, अबे जो मिले उसके साथ रिएक्टिव। यहाँ पे हम किसके साथ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्साइड है तो ऑक्साइड जुड़ा हुआ है आयन के साथ, मतलब ऑक्साइड यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, ये साइड से आयन खींच रहा है, ये साइड से एल्यूमिनियम खींच रहा है, तो कौन ले जाएगा, एल्यूमिनियम ले जाएगा। ओके, सो Al2O3 Fe एंड हीट, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रख लेना ये एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। इट्स नॉट एनी स्पेशल काइंड ऑफ कुछ ऐसे कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। थर्मिट रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है 1 मार्क में भी एंड 2 मार्क्स में भी कि भाई थर्मिट रिएक्शन एक्सप्लेन बाय केमिकल एग्जांपल, केमिकल इक्वेशन। ओके, सो स्टूडेंट नहीं लिखते, कुछ भी नहीं है, और उसका 1-2 मार्क में इतना पूछ लिया और एक यूज भी बता दो तो वो 3 मार्क का हो गया सवाल। तो कुछ भी नहीं है, थर्मिट ये जो हमने रिएक्शन की Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो की, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट प्रोसेस और थर्मिट रिएक्शन। किस लिए यूज हो जाती, किसके लिए ये यूज होती है? सो जहां पे मशीनरी हो, मशीनरी, दीवार में क्रैक्स आए तो ऐसे बिल्ला पुट्टी लगाओ, ये वो थोड़ा मारा पीटा हो गया, लेकिन मेटल में, आयन में सपोज क्रैक आ गई, ओके, तो अब वहां पे मारो पीटोगे तो और टूट जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करें? ओके, तो जो मशीनरी है उसमें क्रैक्स आ जाए, या फिर रेलवे है, रेलवे की जो ट्रैक्स है उसमें क्रैक आ जाए, तो पूरी की पूरी नहीं करेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी होता है खर्चा, कॉस्टिंग रेलवे की भी और मशीनरी की भी। सो वो नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, थर्मिट प्रोसेस कर देंगे। सो दैट इट्स लाइक जैसे वेल्डिंग नहीं करते हम कि भाई यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, ये टूट गया बाय एनी हाउ, ओके, तो अब वापस ऐसे कनेक्ट करो और यहाँ पे वेल्डिंग कर दो, तो अटका हुआ है, बहुत ज़्यादा फोर्स मत देना, नहीं तो वापस टूट जाएगा, लेकिन अभी ज्वाइन तो हो गया है, डन। तो ये वेल्डिंग, जैसे कि तुम चेयर पे, जिस चेयर पे बैठे हुए हो, तो क्या ये पूरा एक ही रॉड है, उसको ऐसे काव करके थोड़ी बनाया है, मेल्ट किया है, कनेक्ट किया है, कहीं कितने ज्वाइन लगाए, तो ज्वाइन कौन सा है, ये वेल्डिंग है। ओके, जैसे कि तुम्हारे ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, तुम जहाँ पैर रख सकते हो, ओके, तो ये ऐसे नीचे लेग है और ये 2 लेग है, उसके नीचे ये रॉड है, दैट मीन्स कि ये और ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है, सो दैट इज व्हाट, वेल्डिंग। ओके, तो वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग जैसा ही मतलब कनेक्शन, so that is the thermit reaction. It's not different another connection, but it is the process by which, लिखा हुआ है, used to join railway tracks or cracked machine parts, मतलब मशीन और से रेलवे ट्रैक्स है, उसमें जो क्रैक्स आ जाए, वो क्रैक को फिल करने के लिए थर्मिट रिएक्शन यूज होती है। सिंपल। तो ये हुआ 2 लोगों का, किसका, सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव तो फ्री मिल रहे हैं, फिर रिएक्टिविटी सीरीज में लो थे, उनके लिए हमने ऑलरेडी देख लिया, सिन्नाबार एंड कॉपर, Hg और कॉपर के लिए, फिर हम मॉडरेट के लिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग देख लिया। अब आते हैं हाईली रिएक्टिव, कि मतलब ये कार्बन भी जिसको ऑक्सीजन को हमेशा खींच लेता है, लेकिन कार्बन भी जिसका रिडक्शन नहीं कर सकता, वैसे भी थोड़े गॉडफादर्स है, तो वो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, मोर देन कार्बन, सो रिडक्शन कांट बी डन बाय कार्बन, ये स्पेसिफिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई तुम कार्बन लेके आ जाओ, जनरली कार्बन सबको रिड्यूस कर देता है, बट इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। सो मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, भाई कार्बन भी नहीं कर सकता, तो अब उसके लिए एक स्पेसिफिक रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, ऑक्साइड्स के लिए तो वही चीज यूज करनी है, क्या, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, अब जाके तुम्हें ऑक्साइड्स मिला, लेकिन ऑक्साइड्स में से मेटल मिलने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, दैट रिडक्शन प्रोसेस कार्बन से नहीं होगी, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अभी देखेंगे हम। ओके, फॉर मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब सारे ही, लीना की सबसे पहले लिथियम को छोड़ो, सो Na, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, और थर्ड वाले ग्रुप में, ओके, बैंगन, आलू, गाजर का आलू, ओके, एल्यूमिनियम, तो ये सारे ही हाईली रिएक्टिव में आते हैं। ओके, डन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखो, डन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का नाम है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों सेम ही है, कुछ नहीं, दोनों रिएक्शन के नाम है। ओके,
ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, मतलब कि मोल्टन क्लोराइड्स, अभी एग्जांपल लेंगे हम, वेयर द मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड। मोल्टन क्लोराइड्स लेने पड़ेंगे, मतलब कि तुम्हें रिड्यूस करना है इन लोगों को, किन लोगों को, से Na2O, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, उसको रिड्यूस करना है, कार्बन से तो होने वाला नहीं है। तो अभी तुम्हें उसके मोल्टन क्लोराइड्स लेने पड़ेंगे, मतलब कि से NaCl ले लिया, NaCl तो सोडियम का क्लोराइड के साथ आ गया ना, ओके। तो मोल्टन क्लोराइड, लेकिन मोल्टन मतलब क्या, लिक्विडियस होना चाहिए वो, ओके। ऐसे नमक ऐसे वाला सॉल्ट नहीं हम जो सॉलिड यूज करते हैं। सो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, तो दैट इज मोल्टन क्लोराइड्स उसके अंदर ज्वाइन हुआ होना चाहिए। अब जाके तुम कैथोड पे देखो, डन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स वेयर द मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे, मतलब कि कौन, जैसे अभी हमने लिया Na2O, ओके, तो कौन, सोडियम डिपॉजिट होगा कहाँ पर, कैथोड पर, एंड क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, तो एनोड पे क्या लिबरेट हो जाएगा, क्लोरीन, ओके। तो क्या किया हमने सॉल्यूशन किसका लिया है, जो भी तुम्हें रिड्यूस करना है, जो ऑक्साइड है तुम्हारे पास, सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम का क्लोराइड वाला मोल्टन स्टेट होना चाहिए, सोडियम का क्लोराइड वाला मतलब से NaCl, ओके। सो मोल्टन क्लोराइड्स होना चाहिए, बट वो मोल्टन क्लोराइड्स में क्लोराइड्स तो है, मतलब क्लोरीन तो है, लेकिन मोल्टन मेटल कौन सी होनी चाहिए, जिसका तुम कर रहे हो, मतलब मैं कर रहा हूं Na2O में से मुझे Na निकालना है, और मैंने अंदर ले लिया है CuCl2, तो नहीं होगा कुछ, क्यों कि कॉपर क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए था, समझ में आया। तो जो मेटल का तुम रिडक्शन कर रहे हो, से Na2O का कर रहे हो, तो मोल्टन क्लोराइड्स भी Na के होने चाहिए। अगर तुम से मैग्नीशियम क्लोराइड का कर रहे हो और तुम NaCl भरोगे तो नहीं होगा, समझ में आया, ओके। सो मोल्टन क्लोराइड्स लेने हैं, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होता जाएगा, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेटेड हो जाएगा। कैथोड मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, गलत, नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव, और एनोड कितनी फास्ट बोल दिया था, एनोड जो है वो पॉजिटिव, ओके। सो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, लेकिन कैथोड नेगेटिव है, लेकिन कैटायन जो हम बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव, ओके। जैसे कि Na+, तो Na+ क्या है, कैटायन है, क्योंकि उसके ऊपर प्लस है, ओके। सो वो पॉजिटिव, डन, ओके। सो डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, ये प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं, और ये प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस दो डिफरेंट वर्ड है सेम प्रोसेस के लिए, डन, ओके। तो अच्छी बात ये है कि यहां से हमें मेटल मिल गया, लेकिन बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये मेटल जो है वो भी इतना प्योर नहीं है। तो भाई अब क्या करें, पहले ही हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 कर दिया है, तो इम्प्योरिटीज तो निकाल दी, अब हमने उसके ऑक्साइड्स और उसके अंदर जो भी दूसरे मेटल्स है वो सब भी मेटल नॉन मेटल सब अलग कर दिया, फिर भी हमें मेटल मिल गया। अब ये भी प्योर नहीं है, मतलब 99% मिल गया, अब 1% का क्या करें, तो उसके लिए फर्दर स्टेप है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, डन। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम देखते हैं। अब देखो रिफाइनिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगेन वही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जैसा ही है, ओके, सेम ही है, जैसा है मतलब वही है, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब क्या, सेटअप क्या है इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो तुम्हें यही सेटअप लिखना पड़ेगा, जो बुक में ऑलरेडी गिवन ही है, तो बुक का ही कंटेंट है। देखो सेटअप, इम्प्योर मेटल इज एट एनोड, तो हमें एनोड पे क्या लेना है, इम्प्योर मेटल्स, जैसे कि तुम अभी सोडियम ऑक्साइड लिया था, तो ये जो सोडियम ऑक्साइड का ओर है उसको तोड़ के तुम्हें कहाँ कर देना है, क्या कर देना है, एनोड पे ले लेना है, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पे ले लेना है। इसीलिए तो अभी हमने क्या बोला था, मेटल डिपॉजिटेड एट
कैथोड। कैथोड। एनोड पे लेंगे तभी तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे रहेंगे तो वहीं पे है। ओके, सो लिया कहाँ है? एनोड पे। वहां से देखो क्या हो रहा है, प्रोसेस समझा रहा हूं, पहले पढ़ लेते हैं, अदरवाइज देखो पहले बता दो, चलो जो भी करना हो पहले। ड्रॉ करके बताना। हाँ, तो ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो देखो, हम यहां पर से ये प्लस और ये से माइनस, ओके, तो ये एनोड है, तो यहां पर जो तुम कनेक्ट करोगे ये क्या है? ये तुम्हारा है से Na2। डन। सो वो ऑक्साइड है सोडियम का। अब यहां पर ये क्या है से कैथोड, नेगेटिव है मतलब कैथोड। तो हमने क्या बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस में कि मेटल डिपॉजिटेड एट दी कैथोड। तो ये जो हमने यहाँ NaCl भरा हुआ है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब मोल्टन क्लोराइड, ओके, सो क्या होगा? ये Na जो यहाँ पे ऑक्साइड के साथ है वो वहां से निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। वो निकलता एक्चुअल में क्या होता है वो ज्यादा डीपली नहीं बताता, शॉर्ट में बताऊं तो क्या हो रहा है, ये Na एक्चुअली ये क्लोराइड के साथ इकट्ठा हो रहा है, और ये क्लोराइड के साथ जितने भी Na है वो सारे Na यहाँ चिपक जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या, वो सब डीप में है 11th-12th में, लेकिन हम समझेंगे क्या, ये इम्प्योर है तो Na2O में से अलग अलग हो गए, Na अलग और O2 अलग। समझ में आया? तो ये जो Na है वो निकल के कहाँ आ गया? कैथोड पे चिपक गया। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने वही बोला कि मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। और ये जो NaCl है, ओके, तो उसमें से Cl जो है दैट इज लिबरेटेड एट एनोड, वही देखा हमने। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो कि इम्प्योर मेटल इज एट एनोड, तो ये इम्प्योर मेटल ही तो है Na2O, इम्प्योर मेटल है ना Na2O, Na प्योर मेटल है, वो तो चाहिए हमें, ओके, वो कैथोड पे मिलेगा। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज एट द कैथोड, तो ये प्रोसेस करने के लिए कैथोड पे पहले लेना क्या पड़ेगा? थिन स्ट्रिप, एकदम थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, मतलब जो तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए, सोडियम चाहिए तो एकदम सोडियम की प्योर थिन स्ट्रिप लेनी है। कहां पर? कैथोड पर लेनी है पहले से एज ए इलेक्ट्रोड, ओके। देन एंड अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो मोल्टन सॉल्ट मतलब क्या? वही चीज जो अभी हमने मोल्टन क्लोराइड्स बोला ना, वही चीज क्या है? मोल्टन सॉल्ट, मतलब से NaCl ले लिया तुमने। देखो ये प्रोसेस फिर से, Na2O है, यहाँ पे अंदर NaCl लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है? थिन स्ट्रिप ऑफ Na। अब करंट पास कर दो, ओके। ऑन पासिंग द करंट, ये कनेक्शन कर दिया। ऑन पासिंग द करंट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, प्योर मेटल से Na फ्रॉम द एनोड, ओके, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता जाएगा। अंदर सोडियम तो पहले से है और तुम अंदर सोडियम डाल रहे हो, ओके, तो वो अब ऊपर जाना शुरू करेगा। कौन से? कहां पर? कैथोड पर, ओके। सो डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जो अभी मैं बोला वो कि जितना Na2O में से Na निकल के NaCl में आएगा, सपोज 5 अमाउंट आया, 5 मोल्स, और से तुम्हारे लिए इजीली 5 नंबर्स, 5 सोडियम आ गए NaCl में, वहां से तो NaCl में से 5 सोडियम कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पर। समझ में आया? तो वही चीज बता रहे हैं। अब सॉल्यूबल इंप्योरिटीज कहाँ गई? मतलब कि जो इंप्योरिटीज, ये इंप्योरिटीज इसके साथ जो ज्वाइन है, क्योंकि हमने बोला ना कि ये जो मिला इट इज नॉट प्योर, ओके, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। सो अब ये अगर डिसॉल्व हो सकती है, सॉल्यूबल है, तो वो ये जो हमने मोल्टन क्लोराइड्स लिया हुआ है, ओके, उसमें क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कौन? इम्प्योरिटीज। समझ में आ रहा है? सो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गई इनटू द सॉल्यूशन, एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं होगी, तो वो ऐसे गिरेगी, और जैसे ऐसे समझो पानी भरा हुआ है और तुमने एक से 1 मग ऑफ सैंड डाल दी है पानी में, तो वो सैंड क्या करेगी? डायरेक्ट जाके बैठ जाएगी। क्यों? सॉल्युबल तो है नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी। सो वैसे ही जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो वहां पर ऐसे नीचे, यहाँ पे ऐसे 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 बैठ जाएगी, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड,
और ये बहुत ज़्यादा 1 मार्क में पूछे जाने वाला सवाल, डिफाइन एनोड मोड। ओके टीचर, ओके तो ये जो एनोड था वो एनोड का जो इम्प्योरिटीज वाला जो चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती, डिसॉल्व हो सकती है वो तो चली गई अंदर, लेकिन डिसॉल्व नहीं हो सकती वो सॉलिड फॉर्म में ही यहाँ पर पड़ी रहेगी, जिसको एनोड के पास नीचे, उसको बोला जाता है एनोड मोड। डन। ओके सो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो हमने ऊपर देखी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और से इलेक्ट्रो, तो ये रिफाइनिंग वही है, समझ में आया? रिफाइनिंग क्या है? वही है। सो एक्चुअली हमारे पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बाद हमारे पास ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड से हमें कहाँ जाना है? मेटल पे जाना है। सो ऑक्साइड से मेटल पे जाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को तुम रिफाइनिंग बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को तुम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, जो बोलना हो बोलो, नाम अलग अलग है, करना यही है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट हो तो पूछो। समझ में आया? कोई डाउट? क्या किया फिर से एक बार बताता हूं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के लिए हमारे पास ऑक्साइड मिल गया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से ऑक्साइड मिल गया। अब ये जो ऑक्साइड है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड होंगे, जो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ओके तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओके कानो कार मांगे तो पहले हाईली रिएक्टिव कानो, पोटेशियम, सोडियम, कार, कैल्शियम मांगे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये हाईली रिएक्टिव जो है वो लोग कार्बन से भी रिड्यूस होते नहीं है। तो उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए एक अलग मेथड है, वो अलग मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वो अलग मेथड का नाम है। अच्छा तो उसमें क्या होगा वो पहले ऊपर थोड़ा ही बताया गया है कि भाई कैथोड के पास तुम्हारा प्योर मेटल आ जाएगा, एनोड के पास क्लोरीन चला जाएगा और नीचे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें तुम्हें मोल्टन क्लोराइड लेना है, उतना ऊपर बताया। लेकिन डिटेल में हमने अभी नीचे डिस्कस किया कि कैसे मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तुम सपोज सबसे पहले ले लो जो भी तुम्हारा इम्प्योर ऑक्साइड मिला है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद, उसको तुमने ले लिया एज अ एनोड। वो जो ऑक्साइड है उसी के रिलेटेड मोल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। ओके जैसे मैंने बताया कि अगर तुमने Na2O लिया है और तुम CuCl2 ले रहे हो तो Na तो निकल कर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो Na2O में से Na तो निकल के CuCl2 में आ जाएगा। ओके बट अब वो अंदर डिसॉल्व हो गया तो कॉपर थोड़ी चढ़ जाएगा सोडियम पर। समझ में आया? क्योंकि एनोड पे हमने, कैथोड पे हमने क्या लिया है? प्योर मेटल। सोडियम चाहिए तो सोडियम की प्योर मेटल थिन स्ट्रिप ली है, तो सोडियम का चाहिए तो यहाँ पे हमने सोडियम लिया है। तो यहां से सोडियम डिसॉल्व होके कॉपर में जा रहा है तो अब कॉपर थोड़ी सोडियम पे अटैक करेगा, मतलब से ये भी प्लस ये भी प्लस। एक्चुअली प्लस वाले जो कैटायन होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करेंगे? माइनस वाले को। ये भी प्लस है, कौन से? कॉपर, और Na भी प्लस है, अंदर जो है कॉपर वो भी प्लस है और ये Na भी प्लस है, तो वैसे होगा नहीं। समझने के लिए, वो सब लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। ओके तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसी मेटल का होना चाहिए जिस मेटल की इंप्योरिटीज है तुम्हारी, मतलब जो ऑक्साइड्स है तुम्हारा। तो Na2O लिया हमने तो फिर हम NaCl ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझ में आया? अगर तुम मैग्नीशियम क्लोराइड लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लोगे तो फिर मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेना, MgCl2। होगा क्या? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर निकल कर अंदर चला जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड था, एडिशनल मैग्नीशियम आ गया, तो एक्चुअली ये जो मैग्नीशियम पहले क्लोराइड के साथ कनेक्टेड था वो बॉन्ड टूट गया और वो मैग्नीशियम अलग होकर यहाँ पर जो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, यहाँ इन दिस केस मैग्नीशियम, वो लगी हुई है, वहां चिपक जाएगा। कौन सा वाला? जो क्लोरीन के साथ ज्वाइन है, वो जो क्लोरीन के साथ ज्वाइन है वो कहाँ चिपक गया? यहाँ चिपक गया। डन। तो जो नया निकला वहां से वो तो क्लोरीन के साथ वापस मिल गया। अभी क्या हम समझे? क्लोरीन के साथ वापस मिल गया। कंटिन्यूअसली रिएक्शन होती रहेगी। अब से ये समझ में आ गया? तो प्योर मेटल मिल जाएगा हमें कहां पर? कैथोड पर। अब अगेन ये जो मैग्नीशियम है
वो क्लोरीन के साथ तो मिल गया है। अगर ज्यादा मैग्नीशियम ऊपर चला जाए, ऐसा समझो कि 100 मैग्नीशियम प्योर मेटल पे कैथोड पे चिपक गया, लेकिन 100 मैग्नीशियम चिपक गए मतलब 100 क्लोरीन भी होंगे, लेकिन यहां से जो आ रहे हैं, अभी यहां जो इम्प्योर रखे हुए हैं वो सिर्फ अभी 50 मैग्नीशियम ही आ रहे हैं 50। देखो सबसे पहले 100 में समझने के लिए है ये सब, 50 और से 100 मैग्नीशियम एंड 100 क्लोरीन मिल के बना दिया से MgCl2। डन। एक्चुअल में तो 50 मैग्नीशियम और 100 क्लोरीन होने चाहिए, तब जाके बनता है MgCl2, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का केस। लेकिन अभी वो मत लगाओ, अभी सिंपली समझो कि मेरे पास 50 मैग्नीशियम और 50 क्लोरीन है, मतलब टोटल 100 मैग्नीशियम क्लोराइड है। कितने? 100 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 100 मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेंगे? 100 मैग्नीशियम और 100 क्लोराइड से बनेंगे, समझने के लिए। नहीं तो वैसे एक्चुअल में क्या होता है, MgCl2 मतलब एक Mg के साथ 2 Cl2 है, तो एक्चुअल केस में क्या होगा, 50 मैग्नीशियम और 100 क्लोरीन वैसे होगा। समझ में आया? लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए से NaCl ही रखो, कॉम्प्लिकेट NaCl, क्योंकि यहाँ पर तो एक सोडियम और एक क्लोरीन है। ओके, सो 100 NaCl है मेरे पास, 100 NaCl मतलब 100 सोडियम और 100 क्लोरीन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ऐसा समझो कि 100 में से 90 सोडियम, 100 NaCl था तो 100 Na था, तो 100 में से ऐसा समझो वहां से कितना आया, से कितना भी आया, यहां से 90 चला गया कहां पर, प्योर मेटल पे, तो बचे कितने यहाँ पे, सोडियम 10, क्लोरीन कितने हैं 90, क्लोरीन कितने हैं 90। डन। अब 90 कहाँ, 100 ही बचे हैं ना, 90 तो वो गए सोडियम, क्लोरीन तो 100 ही बचे हैं। अब वहां से सोडियम जो इम्प्योरिटीज वाला है वो डिसॉल्व हो जाएगा हमारे ये NaCl में। तो ऐसा समझो वो जो सोडियम आ रहा है नया, वो आ गया कितना, 50, यहाँ पे 10 सोडियम बचा था, 100 क्लोरीन है और वो 50 ऐड हो गया, तो टोटल कितना हुआ, सोडियम 60 हुआ, क्लोरीन कितना है 100। भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, 60 के साथ 100, तो 60 के साथ 60 क्लोरीन, और जो ये 14 क्लोरीन एक्स्ट्रा है वो एनोड पे से निकल जाएगा। इसलिए हमने पढ़ा कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। समझ में आया? मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यस, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा नहीं है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वहीं पे है। अब जो डिसॉल्व हो सकता है इम्प्योरिटीज, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, अंदर ही रहेगा पानी लिक्विड के फॉर्म में, और जो डिसॉल्व नहीं हो सकता वो वहीं जाके नीचे बैठ जाएगा, और वो जो वहीं जाके एनोड के पास नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं एनोड मड, एनोड का कीचड़। ओके, डन, सिंपल, समझ गए पूरा? ओके, हाँ सर। तो ये ऐसे Na के साथ मैं Cl का सॉल्यूशन लिया, तो वैसे पोटेशियम के साथ भी Cl का ही लेना पड़ेगा, KCl। यस तो यस। सर ऐसा और कौन सा ले सकते हैं? और जनरली हम क्लोराइड ऐसा ले सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में आ जाए इजीली, वैसा क्लोराइड, हम मोल्टन क्लोराइड बोला है ना, क्यों क्लोराइड ही बोला है, क्यों हमने क्लोरीन गैस ही लिया, फ्लोरीन नहीं लिया एंड ऑल, क्योंकि हमें देखना है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कौन सा गैस जल्दी रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा, दैट वी कैन सी। ओके, अगर दूसरा कोई भी बना सकता है तो हम वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं बना सकता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो टेम्परेचर पे बन रहा है, सपोज वो 40 डिग्री पे बन रहा है, 25-30 पे नहीं बन रहा है, 40 पे बन रहा है, तो 40 डिग्री रखोगे तो वो दूसरा गैस भी तुम ले सकते हो। डन। ओके, हाँ बोलो। एक मिनट में पढ़ना है। अच्छा, सर तो क्लोरीन कौन से भी डिग्री में बना सकते हैं? NaCl, हाँ यस, कौन से भी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे बन जाता है, जो हमारा 27-25 होता है उस पे बन जाता है कंपाउंड, 40 पर भी बन जाता है। बट अगेन जैसे कि तुमने देखा होगा 40 पे ऐसा समझो कि घर में नमक है, ओके, अभी जो नमक है वो, और से मॉनसून में जो होगा वो, और समर विंटर, मतलब तीनों सीजन में अगर तुम सॉल्ट देखोगे तो तीनों सीजन में उसका मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट होगा। ओके, ज्यादा हीट दोगे अगर तुम सॉलिड को तो वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, जो NaCl है तुम ज्यादा हीट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अंदर तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो निकल के जाने की ही बात करेगा, बेटा टा मैं नहीं रख रहा, ऐसे लाइक दैट। डन।
सो ये था हमारा रिफाइनिंग। एंड लास्टली टॉपिक देखना है, बट उससे पहले हमारा जो छूट गया वो देख लेते हैं। ओके, सो हमें देखना है एक आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स वेरी इजी, ओके, जो हमारा टॉपिक रह गया था। आयनिक कंपाउंड्स मतलब क्या, जो आयन से बनते हैं कंपाउंड, आयन मिल के बनते हैं आयनिक कंपाउंड। सिंपली आयन कैसे बनते हैं, तो आयन कैसे बनेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके आयन बनेंगे। ये चीज तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करो या इलेक्ट्रॉन गेन करो तो आयन बनेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कौन सा आयन बनेगा, माइनस। नहीं कैटायन या एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस वाला कौन सा, एनायन। एनायन, ओके। मैंने कैसे याद रखा है, मैं बिल्ली को पॉजिटिव मानता हूँ, ओके, बिल्ली को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, दैट्स व्हाई कैट इज पॉजिटिव, सो कैटायन। ऐसे मैंने याद रखा मानता हूँ मतलब उसके लिए ही याद रखा, उसलिए ही मान रहा हूँ, ओके। सो कैट मतलब कैटायन, कैट बिल्ली पॉजिटिव है तो कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड भी है। हाँ, तो कैथोड भी नहीं, फिर कैटायन पॉजिटिव हो गया तो कैथोड नेगेटिव, ओके। और कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, तो एनायन क्या है, नेगेटिव। और दूसरा अभी तुमसे बात करते करते मतलब अभी बन गया क्या, एनायन मतलब क्या, एनायन मतलब ऑनियन, ऑनियन रुलाता है मतलब नेगेटिव, ओके। सो कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, और कैथोड और एनोड उससे उल्टा, ये पॉजिटिव है कैटायन तो कैथोड नेगेटिव, एनायन नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव। डन। अच्छा चलो, सो फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, आयनिक कंपाउंड। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ओके। lose electron which is gained by the non-metal in such a manner that octet of both is completely filled। तो ये अगेन 9th का ही पूरा कंसेप्ट है, ऐसे लूज होता है और ऐसे गेन होता है सो दैट उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जैसे अभी मैं बता रहा था Mg और Cl और उसका, ओके। सो यहाँ पर मैं सिंपली तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ, एकदम सिंपल है, ओके। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है, हमारे मेटल्स, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, हमारे नॉन मेटल्स। जैसे कि मैं बोलूं पोटेशियम, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या रिसीवर है, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, पोटेशियम अगर डोनर है तो कितना डोनेट करता है वो, और रिसीवर है तो कितना रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन। नहीं, 8 16 तो आता ही नहीं, 18 क्या, स्टेबल तो बाद में। अभी ऐसा समझो कि तुम्हें सिंपली एलिमेंट गिवन है, सिंपल एलिमेंट गिवन है, वो एलिमेंट है पोटेशियम, ओके। तो ये पोटेशियम एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा या इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तुम लोग को पता होगा। 19 डोनर होगा, और कितने डोनेट करेगा वो, 1। 19 है वो, सो 2 8 8 कितने हो गए, 18 एंड 1। क्या बोला कि सच दैट ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे 7 चाहिए, 7 ले लो, किसी के पास से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो 1 + 7 कितने हो गए, 8। और दूसरा मेथड है, ये एक को ही लूज कर दो तो यही लास्ट बन गया, लास्ट में 8 ऑलरेडी है, तो दो चॉइस है, या तो 7 ले लो या तो 1 दे दो। इजी क्या है, 1 देना इजी है ना, 7 लेना, ओके। एक बार ही उधारी लियो तो कितना ऐसे लगता है, तो ये तो 7 बार लेना है, ओके। सो 7 लेने से अच्छा है एक दे दो फ्री में किसी को, हम अपने सेटिस्फाई हो गए, ओके। तो
ये एक दे दिया तो लास्ट ये बन गया, और लास्ट ऑलरेडी 8 है तो ऑक्टेट बन गया, तो 1 देगा। चलो बताओ मैग्नीशियम का क्या होगा, लेगा देगा, कितना लेगा देगा? इसमें तो टाइम पास हो गया यार, जल्दी जल्दी बताओ। 2 दे देगा। 2 दे देगा, यस। मैग्नीशियम 12 11 कौन सा है? सोडियम। सोडियम। ओके, सो मैग्नीशियम 2 8 2, तो 2 दे देगा वो, क्योंकि 2 देना है या तो 6 लेना है, 6 लेना तो टफ काम है, तो क्या कर देगा वो, 2 दे देगा। डन। ओके, क्लोरीन का बताओ। 1 दे देगा। 1 दे देगा, सोडियम जैसे 1 ले लेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर पता हो तो होगा। एक टी लेगा। देगा कौन? क्लोरीन। एक लेगा। कितना है एटॉमिक नंबर? 11 17। एक लेगा। और 11 हो तो भी 3 वाला आंसर करता है। अच्छा बोलो। एक लेगा। 1 लेगा, यस। ओके, क्लोरीन है हमारा 17, सो 2 8 7, तो भाई 1 लेना है या तो 7 दे देने हैं, 2 चॉइस है। 7 दे देगा तो ये लास्ट हो गई, उसमें 8 ऑलरेडी है, और अगर इसी को लास्ट रखना है तो 1 लेना पड़ेगा। तो 1 लेना और 7 देना, इजी कौन सा है? 1 लेना, तो वो 1 ले लेगा, 1 ले लेगा मतलब Cl माइनस। ओके, सल्फर का बताओ। जो 10 तक पे आते हैं उससे सब कर देगा। ये सर या तो 4 लेगा या तो 4 दे देगा। सिलिकॉन नहीं, सल्फर। हाँ। 3 देगा। 3 देगा सल्फर, 2 लेगा। 2 लेगा। कितना है एटॉमिक नंबर? 16 है। तो पहले 14 कर दे। सिलिकॉन। सो अरे यार 16 है, सो 2 8 6, सो 6 देने पड़ेंगे या तो 2 लेने पड़ेंगे, तो इजी है 2 ले लेना, तो इसीलिए हम लिखते हैं S-2, मतलब लिए इसलिए नेगेटिव, और 2 लिए मतलब 2। डन। चलो बताओ, क्लोरीन के अलावा दूसरा कौन सा है जो 1 ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 11 वाला सी। तुम बोलो यार, सोच समझ के बोलो, यहाँ मत ध्यान दो। एक लेगा 1 लेगा, मिलेगा इसका 7 होगा नहीं। 7 कौन सा है? नाइट्रोजन। उसका कैसे होता है? कैसा होता है? नाइट्रोजन 7 है, 7 मतलब 2 और 5, तो कहाँ 1 आया भाई? मैं तो 1 का क्वेश्चन मैं तो पूछ बोला रहा ही नहीं हूँ। तेरे को। तुम बोल रहे थे ना नाइट्रोजन। और कोई भी नहीं है, तुम्हें तो 10 तक की याद है, ऐसा अभी कुछ बोल रहे थे सर तुम। सोडियम नहीं, ये 10th वाला Neon. क्लोरीन। 10th वाला सारे ही बोल दो। नियॉन। 11 कौन सा है? सोडियम। एक लेगा तो 9 कौन सा है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 है, सो 2 और डायरेक्टली 7, तो 1 लेगा तो 8 हो जाएंगे। अच्छे से करो यार, 20 तक के कर लो बस। अब तो मैं 30 भी नहीं बोल रहा, पहले तो मैं 30 बोल रहा था। 20 तक के कर लो। पिछले सर याद थे सर। चलो, सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे? ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो कैसे बनेगा देखो। अब ये जो पूछा ना मैंने तुम्हें थोड़ी देर, तो वो सब ही लिखा हुआ है। सोडियम, सोडियम मतलब टोटल कितने हैं? 11 मतलब से तुम्हें भरने कैसे हैं? 2 8 8 18 18 32, वैसे भरना है तुम्हें, वहां तक जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें इस टाइम तक। ओके, सो 11 है, सो 2 और 8 भर दिए तुमने। डन।
2 8 और फिर 11 है तो एक 1, डन। एक इलेक्ट्रॉन देना है तो एक दे दिया तो 2 8 एक दिया मतलब प्लस ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर क्लोरीन के लिए लिखते हैं तो क्लोरीन के कितने 17 मतलब 2 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने जो छोड़ा हुआ है वही ये पकड़ लेगा। ओके सो इसने छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ लिया, इसने एक ले लिया, इसीलिए क्लोरीन -1 लिखो ना लिखो, अदरवाइज क्लोरीन माइनस। तो अब पहले 2 8 7 था, अब क्या हो गया 2 8 8, दैट्स इट। तो सिंपल कैसे, Na है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक बिंदी लगा दो उसको। ओके ये एक बिंदी लगा दिया और इसके पास एक गैप रख दो, इसे बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा 4th चैप्टर बाकी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, 4th चैप्टर में आएगा। ओके सो 4th चैप्टर में हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्रॉस क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा है, और ये डॉट क्या दिखा रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, लेकिन दोनों में डॉट या दोनों में क्रॉस रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम एक में डॉट और एक में क्रॉस रखते हैं। तो यहाँ पर डॉट रख दिया, तो ये देखो एक क्यों रखा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। यहाँ पे 7 क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि उसके पास लास्ट में कितने थे 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गए 7। आप नीचे तो ये कितने हो गए 7। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया, तो हो गया ना, ये देखो एक यहाँ आ गया, ये Na प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, और इसके 7 और ये हो गए 8, तो ये बन गया है Na। ये 4th चैप्टर में नहीं आएगा, ये ड्रॉ कैसे करते हैं वो 4th चैप्टर में आएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, आ गया ऐसा समझ लो। 4th चैप्टर में तो डिटेल में देखना है, ये समझ में आ गया। ये बताना पड़ेगा। हाँ ये स्टेप बताना पड़ेगा, 3 स्टेप्स में तुम दिखाना, जैसे कि कोई भी NaCl बोला है तो पहले Na का लिख दो, दूसरे स्टेप में Cl का लिख दो, और फिर तीसरे स्टेप में ऐसे दिखाना कि Na का एक एक्स्ट्रा यहाँ चला गया तो NaCl बन गया, डन। तो इसलिए मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा है, MgCl2 का तुम बनाओ अभी। MgCl2 पहले Mg का लिखो, फिर Cl का लिखो, और लास्ट में MgCl कैसे बनेगा वो लिखो। 3 स्टेप्स। देखो यहाँ पे Na2O का दिखाया गया है, पहले फर्स्ट स्टेप Na का, दूसरा स्टेप ऑक्सीजन का, और Na2O का थर्ड स्टेप, वैसे। Mg का 12, चलो रियान हाथ में ही। सर इसमें देखो 2 वाला एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड पे, 2 निकालने हैं, किसको, मैग्नीशियम को, उसे एक ही लेना है, लेकिन उसके 2 ले लो ना, उसे एक ही लेना है लेकिन उसके 2 ले लो, इसीलिए तो Mg एक नहीं, Cl एक नहीं है, Cl 2 है, समझे नहीं समझे, फिर से बताता हूँ। Mg को 2 दिए हैं तो उसको एक ही चाहिए, सही बात है, तो वैसे 2 ले लो उसको, कैसे, ये पहले Mg का लिखते हैं, तो Mg का क्या है 12 मतलब क्या 282, तो 282 का क्या होगा Mg
2 इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, तो +2, तो ये क्या बन गया 2 और 8 बन गया, और प्लस क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। डन, ओके सिंपल। अब क्लोरीन का लिखते हैं। सो क्लोरीन 17 2 8 8 7, हाँ मतलब एक ऐड कर। हाँ क्लोरीन माइनस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 8 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन, अरे रे 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 बोल भी नहीं रहे हो तुम, इतना कुछ लिख दिया। ये ले रहा है ना एक, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब जाके बना वो क्लोरीन माइनस 2 8 8। डन, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, अभी भी एक बाकी है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ जो रिलीज करता है उतना ही यहाँ ले लेना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घुस गया, दूसरा वो फ्रीली घूम रहा है, तो उसको हम घूमने नहीं देंगे, हम दूसरा क्लोरीन ले लेंगे। तो ये ऐसे करके इसको आ गया। इसीलिए हमारा जो बनता है कंपाउंड, वो पहले क्या बना था, एक Na और एक Cl, क्योंकि एक Na प्लस और एक Cl माइनस था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक Mg और 2 Cl, तो MgCl2। समझ में आया, MgCl2। नहीं तो मैं तो कुछ भी लिखूं, MgCl3 MgCl5, ये बनेगा ही नहीं, 2 ही बनेगा, MgCl भी नहीं बनेगा। क्यों भाई, MgCl वो 2 दे रहा है और तुम 1 ले रहे हो, कैसे बनेगा MgCl? तो 2 ही लेने पड़ेंगे एग्जैक्टली। फिर जैसे कि मैं इसमें 2 ले रहा हूं तो क्या NaCl2 भी ले लूं? नहीं होगा, क्योंकि ये 1 ही दे रहा है, तो ये 2 कैसे ले लेगा? समझ में आया? सो दैट इज द थिंग। तो ये हमारा क्या करूं? अच्छा हाँ, वो बनाते हैं, देखो। सो ये समझ में आ गया, 2 ले लिए, तो फिगर कैसे बनाएंगे? ये हमारा है मैग्नीशियम, जिसके पास हमें 2 दिखाने हैं, सो हमने 2 दिखा दिए ऐसे, एक डॉट, 2 एक्स्ट्रा है ना उसके पास, तो ये 2 एक्स्ट्रा दिखा दिए। प्लस क्लोरीन कहाँ गया, कितने हैं, 7 है उसके पास। सो क्लोरीन से 1 चाहिए उसको। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके लास्ट में कितने, लास्ट वाला देखो 2, तो 2 डॉट दे, लास्ट वाला ही देखना है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। बाकी तो यहाँ तो है ऑक्टेट कंप्लीट, उसका क्या करें, तो 2, तो यहाँ 2, और इसके कितने हैं 7, तो यहाँ पे 7, लेकिन वैसे तो 2 2 है, 1 और 2 2 2 क्लोरीन है। सो इसके लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, से ऐसे करके ब्रैकेट करके ऐसे 2 कर दिया। और 2 ना करो तो तुम दूसरी बार क्लोरीन लिख दो, वो भी चलेगा, दूसरी बार क्लोरीन लिख दोगे वो भी चलेगा। ओके, एंड देन क्या करेंगे हम, ये मैग्नीशियम अब यहाँ आ गया, तो मैग्नीशियम, ओके, एंड से क्लोराइड बिगाड़ देगा इसके। चलो कर लो इसका। हो गया। सो MgCl बन गया, लेकिन MgCl अगर हमें उस तरीके से बनाना हो तो कैसे बनेगा, से ये एक यहाँ आ जाएगा, सो से Mg, और Mg के तो एक खत्म हो गए, तो Mg कितना बन गया +2, और Cl जो है उसके कितने हो गए, से 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो था इसको थोड़ा छोटा कर दें। डन। सो यहाँ पे ये कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया है, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, Mg और से Cl2, एक Cl का एक माइनस, तो 2 Cl के 2 माइनस हो ही जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर, दैट्स इट। तो सर 2 डॉट बनाना है तो, नहीं 2 डॉट नहीं, यहाँ तुमने 2 लिख दिया ना, तो मतलब 2 अंदर आ गया। लेकिन सर उसके जगह बना दे तो, बना दे तो भी चलेगा, तुम ऐसा भी बना सकते हो कि यहाँ पे Mg+2 है, और यहाँ पर तुमने एक क्लोरीन बनाया है, और यहाँ पर तुम दूसरा क्लोरीन बना रहे हो, और यहाँ पे तुम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये
8। तो 2 हो गए, देखो एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन और ये Mg+2, ये हो गया 1 माइनस और ये हो गया 1 माइनस। तुम ऐसा भी बना सकते हो। डन, ओके, समझ में आया? ओके, तो देखो जैसे अभी MgCl2 था वैसे ही Na2O है। यहाँ पे ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन Na को तो एक ही देना है, तो 2 Na लेने पड़ेंगे तब जाके वो एक ऑक्सीजन को देगा। तो इसलिए 2 Na दे लिए, तो Na यहाँ पे 2 लिख दिया और ये एक और ये दूसरे का, लाइक दैट। समझ में आया? सिंपल है, सिंपल ही है ना? तो समझ में आया नहीं? समझ में आया तो सिंपल है, समझ में नहीं आया तो बताओ क्या समझ में नहीं आया। आ गया? तो पहले Na का लिखो 281, अभी लिखा था वैसे ही, ये लिख दिया। दूसरा स्टेप ऑक्सीजन का लिखो 26, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हो गया। थर्ड स्टेप, अब क्या करेंगे भाई? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसको 2 चाहिए, तो एक देने वाला है और 2 चाहिए, कैसे हो पाएगा? तो ऐसे 2 लेके आ जाओ, सोडियम वाले 2 अभी हमने क्लोरीन 2 ले आए, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम 2 दे रहा था और एक क्लोरीन को 1 ही चाहिए, तो भाई तुम दूसरे अपने पार्टनर को भी ले आओ। दो क्लोरीन की डिजायर एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, कौन? मैग्नीशियम। अभी एक ऑक्सीजन की डिजायर एक सोडियम सेटिस्फाई कर सकता नहीं है, तो 2 सोडियम हो गए और ऑक्सीजन की डिजायर सेटिस्फाई हो गई। समझ में आया? सो दैट इज द थिंग। यही है हमारे आयनिक कंपाउंड्स, और ये भी 3 मार्क में, 4 मार्क में, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो जैसे कि पहला फिजिकल नेचर, सॉलिड्स एंड समवॉट हार्ड, सॉलिड होते हैं वो एंड समवॉट हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो ये जनरली सॉलिड होते हैं, जो कंपाउंड्स हमारे बने आयनिक कंपाउंड, वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड्स, और वो हार्ड भी होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि ये आयन से बने हुए हैं, कैटायन एनायन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं, इसीलिए उनको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। अट्रैक्शन ज्यादा हो तो तोड़ना डिफिकल्ट है, अट्रैक्शन कम हो तो इजीली टूट जाएंगे। ओके, वही चीज है। सो नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे कि सोडियम लिया, इट इज अ मेटल, तो मेटल के तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो सोडियम के जितने हाई होते हैं ना, सोडियम क्लोराइड के उससे भी ज्यादा हाई हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, मतलब मेटल के तो हाई होते हैं और मेटल से तुमने कंपाउंड बनाया तो उससे भी हाई हो गए, तो प्रॉफिटेबली काम हो गया। सो देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक। ये क्या है? अच्छा हाँ, तो मतलब वो अमाउंट के बारे में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और जिनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू ब्रेक द। अभी जैसे बताया ना, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अट्रैक्शन कम है थोड़ी एनर्जी दो और ब्रेक टूट जाएगा। ओके, डन, अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मतलब डिसॉल्व होना अंदर। ओके, सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो जैसे कि NaCl हमारा कंपाउंड है, तो तुम पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। डाल के देख लेना। ओके, सो केरोसिन और पेट्रोल में वो क्या है? इनसॉल्युबल है, मतलब डिसॉल्व होंगे नहीं। सिंपल। ओके, एंड लास्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ये जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थी उसी की जैसी सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे वो सॉलिड थे मेटल्स, तो ये भी सॉलिड और हार्ड है। क्यों भाई? भाई पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्डिंग बहुत, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मेटल के हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी उतने हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, या उससे भी ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों भाई? क्योंकि यही सेम रीजन के भाई कैटायन और एनायन के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इतना ज्यादा हैवी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, तो दैट्स व्हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, NaCl याद रखो, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल एंड सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। लास्टली, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। ओके, सॉलिड स्टेट में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं,
बट इन मोल्टन स्टेट यस हैज द मूवमेंट ऑफ आयन, क्योंकि ये तो आयन से बना हुआ है ना कंपाउंड, तो सॉलिड में तो आयन मूव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, बट अगर उसको तुमने थोड़ा बहुत हीट दिया, वो लिक्विड बने, मोल्टन मेटल बन गए, सो यस मोल्टन मेटल स्टेट में दे इट इज पॉसिबल, मूवमेंट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल इन द सॉलिड स्टेट, while in the molten state electrostatic force of attraction is overcome due to heat and ions can move freely। मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि जो अट्रैक्शन फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, जैसे हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल है तो एटम एटम के बीच में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग होती है, डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, बहुत एकदम ऐसे सिकुड़ के एक के बाजू में दूसरा एटम, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे होता है। फिर लिक्विड में दे आर समवॉट फ्रीली, और गैसियस में तो एक यहाँ पे और एक वहां पे, लाइक दैट। ओके, सो सॉलिड है उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो ब्रेक होंगे, लिक्विड को थोड़ी एनर्जी दोगे तब जाके वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और गैसियस तो ऐसे ब्रेक ही हुए हैं, तो ऑलरेडी ब्रेक ही है। ओके, लाइक दैट, और हीट दोगे तो और ज्यादा ब्रेक हो जाएंगे। सो दैट वही चीज बता रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस है, मूव कैसे करेंगे एक दूसरे से, ऐसे टाइटली पैक्ड है तो। लेकिन अगर हीट दी और मोल्टन स्टेट में आ गए, सो यस मोल्टन स्टेट में आ गए, नाउ आयंस कैन मूव, और जहां आयन मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं, सो जब आयंस मूव करते हैं सो वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो मोल्टन स्टेट में यस, अब तो ऐसे भी बंद कर दे, अब क्या चाहते हो तुम। ओके, सो सो समझ में आया। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पूछी जाती है अगेन, याद रह गया। ओके, कितना टाइम है? 25, तो इतना रखते हैं। ओके, एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा, लाइट बंद करो। वो लास्ट वाली नहीं भाई, नहीं खेलनी। पंखा भी बंद कर ले, बंद ही हो गया। लाइट बंद करा दे। पंखा बंद कर दो, सब ये लाइट ले रहा है। 7 बजे ना, 7:30 सर कैमरा मूवेबल है, मतलब ऐसे मूव कर सकते हो कैसे? मोबाइल से डायरेक्शन वाइज। अरे वो स्विच बंद कर दो, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है रे। चालू करो इसको बंद, नहीं वो स्विच बंद कर दो। ऐसे नहीं है, मतलब